हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, आपके एग्जाम में रीजनिंग से जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष पे आधारित है। ओके, जिसको हम लोग सिलोज में कहते हैं। सिलोज में चैप्टर का ये क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जो है वो वेन डायग्राम के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है। सभी बच्चे विद्यार्थी है, तो हम यहाँ पे बच्चे को सी से डिनोट कर देते हैं और विद्यार्थी को एस से। ओके, यानी कि स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पे सी सबसे छोटा है। उसके बाद सभी बच्चे जो है, यानी कि सभी जो चिल्ड्रेन हैं वो क्या है, स्टूडेंट है। ये एस हो गया। ओके, बाहर वाला लाइन एस हो गया और इनर वाला जो है वो सी हो गया। नेक्स्ट कहा गया कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब प्लेयर हैं। पी से डिनोट कर दिए। अब आपको निष्कर्ष देखना है, तो क्या सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं? देखिए, प्लेयर तो सबसे बड़ा वाला एरिया हो गया। ठीक है, प्लेयर, और यहाँ पे विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर का एरिया हो गया। तो बाहर का एरिया तो आपका बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो क्या सभी चिल्ड्रेन प्लेयर है? तो बिल्कुल गलत, ये भी यहाँ पे जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है यानी चिल्ड्रन का एरिया तो छोटा सा है और बाहर इतना जो ये है प्लेयर का, तो बीच वाला जो एरिया बच गया वो तो नहीं ना आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों यहाँ पे गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप चेक कीजिए, तो ना निष्कर्ष 1 निकलता है, ना निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 लोगों के एक समूह में 7 लोग जर्मन पढ़ते हैं, 8 लोग स्पेनिश पढ़ते हैं, 3 लोग इनमें से किसी को भी नहीं पढ़ सकते। ज्ञात करें कि इनमें से कितने लोग जर्मन और स्पेनिश दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि इनमें से कितने लोग जर्मन और स्पेनिश दोनों पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे जितना भी संख्या दे रखा है टोटल कर दीजिए इसका। तो 7 + 8 यहाँ पे हो जाएगा 15, और +3 18 यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे दे रखा है टोटल 15 लोग का समूह है, तो यहाँ पे 15 माइनस कर दीजिए। 3 लोग जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वे यही लोग हैं जो दोनों जर्मन और स्पेनिश दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कैलेंडर पे बेसिस है। ठीक है, आपको देखिए 4 तारीख 12वां महीना 1995 से लेके अगर 1 तारीख 1वां महीना 1996 के बीच देखें तो हमारे इसके बीच जो है वो 28 दिन आते हैं। सेम उसी तरह हम यहाँ इसके इन दोनों के बीच के देखें तो इसके बीच भी 28 दिन आते हैं। उसी तरह अगर हम 29 और 26, ठीक है, 29 तारीख 1वां महीना 1996 और 26 तारीख 2वां महीना 1996 के बीच देखें तो हमारा यहाँ पे भी 28 दिन आता है। ओके, तो हम यहाँ पे 28 + 28 डेज ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 तारीख 3वां महीना 1996 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका अल्फ़ाबेट का नंबरिंग जो है वो मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो डब्लू का अगर अल्फ़ा देखें तो 23 आता है डब्लू। उसके बाद एस, तो एस जो है वो 19 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं यू का नंबरिंग करें तो 21 में आता है। ओ का करें तो ओ जो है वो यहाँ पे 15 में आता है। एस यहाँ पे 19 में आता है। के की बात करें तो के जो है वो यहाँ पे 11 में आता है। क्यू की बात करें तो क्यू जो है 17 में आता है। उसके बाद जी की बात करें तो जी आपको पता होगा कि 7 में आता है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न कौन सा लागू है। 19 से 15 आया है, तो यानी 19 से 15 आया तो -4, 15 से 11 -4, 11 से 7 -4,
तो नीचे का तो पैटर्न हमें पता चल गया कि -4 का पैटर्न किया गया है। ठीक है, उसी तरह ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए -2, 21 से 19 -2 और यहाँ पे 19 से 17 -2, यानी कि ऊपर में -2 का पैटर्न है और नीचे जो है वो -4 का पैटर्न है। ओके, तो अगर हम Q से -2 नीचे चल जाते हैं, ठीक है, जैसे Q हो गया 17, 17 से -2 नीचे जाएंगे तो 15 होगा और 15 में क्या आता है, वो आता है। ठीक है, उसी तरह नीचे जो है वो यहाँ पे 7 है। अब 7 से अगर हम -4 नीचे जाएंगे तो 3 आएगा। ओके, और 3 में कौन आता है, C आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए O/C, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है O/C, डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 75 है कि आपको यहाँ पे जो है एक सीरीज के टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अगर आप लोग सीरीज चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें से 4th टाइप का एक क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। अगर आप लोगों ने सीरीज का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने चारों टाइप की सीरीज को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने वर्ड दे रखा है उसे आप काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम काउंट करते हैं, एच डैश, डैश को भी आपको काउंट करते हुए चलना है। उसके बाद जे है, उसके बाद एच है, 4 हो गया। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी टोटल जो है वो 16 अल्फ़ाबेट दे रखा है, वर्ड दे रखा है। अब इसको 4/4 में तोड़ सकते हैं हम लोग, 16 को 4/4 यानी 4 चौक 16। अब देखिए क्या करना है कि 4 पेज पे अलग कर दीजिए। तो एच डैश जे एच एक भाग हो गया, उसके बाद डैश आई जे एच एक भाग हो गया, एच आई डैश एच एक भाग हो गया, उसके बाद एच डैश जे एच एक भाग हो गया, यानी कि 4 भाग हो गया। अब देखिए दूसरा वाला में आप ध्यान से देखिएगा तो लास्ट का 3 अक्षर दे रखा है, पहला वाला में लास्ट का 2 अक्षर दे रखा है। तो दूसरा वाला का जो है सेकेंड नंबर का अक्षर इसमें ले आइए तो हो जाएगा आई। अब देखिए पहला वाला में क्या हुआ कि चारों आपका फिल हो चुका है। ओके, चारों आपका जो है वो मिल चुका है। अब दूसरा वाला में पहला लेटर नहीं है तो पहला से आप दूसरा में कर लीजिए तो IH हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अब आपको तीसरा वाला में देखना है कि तीसरा नंबर जो है वो मिसिंग है, तो आप इन दोनों में से किसी से उठा लीजिए। फोर्थ में दूसरा नंबर मिसिंग है तो I हो जाएगा। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब ऑप्शन आप चेक कीजिए कि IHJI, कहीं ऑप्शन दे रखा है IHJI, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी था। इसकी प्रैक्टिस सीट भी हमने जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। 76 है, यदि किसी कोड लिपि के यानी कि कोडिंग, ठीक है, स्पार्क को कोड किया जा रहा है TQBS लिखा जाता है। ओके, तो फ्लेम को कोडिंग करके क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए S से T गया है, P से Q गया है, A से B गया है, मतलब कि +1 का यहाँ पे पैटर्न लागू है, सभी वर्ड में +1 ऐड किया गया है। तो आप इसमें कर लीजिए +1 ऐड सब में। F में अगर हम +1 करेंगे तो G आएगा, जाहिर सी बात है। L के बाद M आएगा तो FGLM, A के बाद B, उसके बाद M के बाद N, E के बाद F। ऑप्शन अब आप चेक कीजिए GMBNF, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेसिस है। आपको बस इसमें क्या करना है कि सारा ऑप्शन को चेक करके देखना है कि कौन सा यहाँ पे राइट है। तो कैसा चेक कीजिएगा, सबसे पहले आप कंफ्यूजिंग ना हो इसीलिए आप एक साइड में जो है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि प्लस का अर्थ भाग देना है, तो इसे लिख लीजिए कि प्लस का अर्थ भाग देना है। उसके बाद डिवाइड का अर्थ है गुना करना, उसके बाद गुना का अर्थ है घटाना, और उसके बाद है माइनस का अर्थ है जोड़ना। तो ये चीज़ को आप अलग से लिख लीजिएगा ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, और अगर आप बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि ऐसे साइन का यूज करके आपके क्वेश्चंस को चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। LHS को RHS के बराबर आपको लाना है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें 1 बाय 1, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या राइट आंसर आता है। आप ऑप्शन 1 को चेक करते हुए चलिएगा, बी को भी चेक कीजिएगा, नहीं आएगा तो सी को भी चेक कीजिएगा, और आ जाएगा तो आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा। तो अगर हम 18 और 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखते हैं। 18 प्लस है, प्लस का अर्थ भाग देना था, भाग दे दिए। 6 है, भाग का अर्थ है गुना करना,
उसके बाद 7 है, गुना करते घटाना और +2 इतना। अब देखिए 18 को 6 से डिवाइड देंगे। ओके, तो 6 या 18 इंटू 7 और माइनस यहाँ पे 5 + 2 था, तो 7 या 21 हो जाता है और इधर हो जाएगा -5 + 2 मतलब कि -3। तो देखिए यहाँ पे 21 में 3 जाएगा तो 18 आ जा रहा है। ठीक है, तो RHS के ये बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए, इनमें से कौन सा एक ऑड पेयर है ये आपको बताना है। तो देखिए 5 का अगर हम क्यूब करें तो 125 आता है और 125 में 1 माइनस करें तो 124 आ रहा है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसी तरह 7 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 343 आता है और 343 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 342 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर हम 3 में बात करें तो 3 का क्यूब 27 आएगा, 27 में 1 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। यानी कि ऑप्शन A, B, C एक कैटेगरी का हुआ। किस कैटेगरी का कि A का क्यूब हम कर रहे हैं -1 कर रहे हैं, जो चीज़ दे रखा है उसका क्यूब और उसमें -1 कर दे रहे हैं, तो हमारा सेकंड वाला नंबर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। 2 का अगर क्यूब करें तो 8 आता है, 8 में 1 जाएगा तो 7, यहाँ पे 7 आना चाहिए जबकि 15 दे रखा है, तो ये जो है इनकी जाति से अलग हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने बच्चों में गंगा की विशेष पीढ़ी है राम और रेखा। रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत पीढ़ी है। दोस्तों ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो इसके से रिलेटेड एक चैप्टर ले आया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने एक ही क्लास में पूरे ब्लड रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपने बच्चों में गंगा की विशेष पीढ़ी है राम और रेखा। गंगा के 2 बच्चे हैं, राम है और रेखा है। आगे बोला है कि रेखा शरद की माँ है, यानी कि रेखा की भी यहाँ पे एक बेटी है जिसका नाम है शरद, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो यानी देखिए रेखा का शरद की मामा यहाँ पे है, यानी कि रेखा का भाई हो जाएगा और जिसका नाम है मिथुन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, राम हो गया, रेखा हो गया, मिथुन, तीनों जो है वो भाई बहन है। ओके, तीनों जो है वो यहाँ पे भाई बहन है, तीनों यहाँ पे भाई बहन निकले। अब आगे बोला गया है कि परिवार के मुखिया रामलाल है। परिवार के मुखिया जो है वो रामलाल है। इन्हें हम थोड़ा अलग लेते हैं। जिनके उत्तराधिकारी उनके 2 बेटे हैं, गोपाल और मोहन। गोपाल और मोहन। आगे कहा गया कि गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। देखिए अब सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। गोपाल और गंगा, यहाँ पे गोपाल था। ओके, और इधर जो है वो गंगा थी, तो गोपाल और गंगा रिलेशन में आ गया। मतलब कि गंगा के नीचे जितने भी रिलेटिव्स आ गए सब गोपाल के साथ आ गए। ओके, तो गोपाल और गंगा तो हो गए पति पत्नी विवाहित। ओके, तो देखिए गंगा के यहाँ पे 3 बच्चे थे, इसका मतलब हो कि गोपाल के भी यहाँ पे 3 बच्चे थे, राम, रेखा और मिथुन। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि मिथुन का मोहन से क्या संबंध था। तो देखिए मिथुन का पिताजी यहाँ पे हो गया गोपाल। अब गोपाल, ठीक है, मिथुन के पिताजी गोपाल, तो मिथुन के पिताजी का भाई है कौन, मिथुन का कौन लगेगा, तो जाहिर सी बात है चाचा। आप अपने पिताजी के भाई को क्या कहिएगा, चाचा। तो यहाँ पे वही हाल है कि मिथुन जो है अपने पिताजी के भाई को, यानी कि जो यहाँ पे है मोहन, ठीक है, तो मोहन को क्या बोलेगा, चाचा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है वो बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि लेखक, जिस तरह लेखक जो है वो उपन्यास को लिखता है उसी तरह अभिकल्पक क्या करते हैं। तो अभिकल्पक क्या करते हैं, पोशाक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोशाक, यानी होते हैं पोशाक का कल्पना करते हैं। ओके, लेखक जिस तरह उपन्यास लिखाते हैं उसी तरह जो पोशाक को क्रिएट करते हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर डिजाइन सब बनाते हैं उसे हम लोग अभिकल्पक कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पोशाक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81 का 16 से 56 अगर लिखा गया है तो 32 से क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, 16 का 2 गुना यहाँ पे 32 कर दिया गया है। तो अगर आप 56 का 2 गुना करके देखोगे तो क्या ऑप्शन में आता है 56 का 2 गुना 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 1
11। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो पूर्वानुमान एक और दो निकाले गए हैं, यानी कि कथन और पूर्वानुमान, ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पे आधारित ये क्वेश्चन है। कथन है कि जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है, जनसंख्या जो है वो सबसे बड़ी प्रदूषक है। पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। तो क्या देखिए कथन से क्या ये कोई रिलेटेड है, कथन से कोई मतलब ये रखा हुआ है। आप कथन को पढ़िए कि जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है, तो यहाँ पे इससे कोई रिलेट नहीं रखा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा में कहा गया कि निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हिंसा के जनक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो निरक्षर हो वो वही गंदगी और हिंसा फैलाए, तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि ना तो एक और ना दो नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। पूर्व धारणाएं दी गई है कि जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता का भाग में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल जीवन की गुणवत्ता का भाग में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं, ये हमारा गलत हो गया। पहला वाला राइट था, दूसरा वाला गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक अंतर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बी से ए अधिक अमीर है, बी से जो है वो ए अधिक अमीर है, तो ए ऊपर हम लिख देते हैं, बी नीचे हो गया, उससे ज़्यादा करीब है तो नीचे हो गया। ए से सी अधिक अमीर है, ए से सी जो है वो अधिक अमीर है, सी अधिक अमीर है ए से। अब सी से डी अधिक अमीर है, डी और ऊपर आ गया। ई सबसे अधिक अमीर है, तो यानी सीरीज क्या बना कि ई आया, उसके बाद डी आया, उसके बाद सी आया, उसके बाद ए आया, उसके बाद बी आया। अब बोला गया कि यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन आएगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला। अब आपको जो है यहाँ पे अरेंज करना है। देखिए कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो कमरा सबसे छोटा आया, कमरा को ले लेते हैं। उसके बाद कमरा से क्या बना, बहुत सारे कमरा मिलके मकान बना। उसके बाद मकान को हम लोग सड़क से जोड़े, सड़क से आगे हम लोग कस्बा, मतलब कि एक गांव से दूसरा गांव, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या आया, 3 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 2 आया, 4 आया, उसके बाद लास्ट में 5 आया। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़, बीज, फूल, फल, पौधा। तो देखिए कैसे आप यहाँ पे इसे सॉल्व कीजिएगा। पेड़, बीज, फूल, फल, पौधा, तो सबसे पहले क्या आता है, बीज आता है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद बीज के बाद हम लोग क्या करते हैं, पौधा आ जाता है, पौधा से पेड़ बनता है, पेड़ से उसमें क्या आता है कि फूल आएगा, उसके बाद फल आएगा। तो 2 5 1 3 4 कहीं ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित आकृति में कितने तरबूज हैं ये आपको बताना है, कितने ट्रायंगल हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कि एक जो बॉक्स है वहाँ पे 2 बन रहा है, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, 8 तो हो गया ऐसे ही। अब देखिए इसको पूरा देखिए, एक यहाँ पे बना, नीचे भी ऐसे ही बनेगा, यानी कि 2 बॉक्स को मिला के 2 यहाँ पे हो गया, फिर एक ऐसे बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा, यानी कि 4 हो गया, 8 + 4 12, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, ए डी का भाई है, तो देखिए ए जो है वो डी का भाई है, डी जो है वो बी का पिता है, मतलब कि यहाँ पे डी का एक बच्चा है जिसका नाम है बी। अब बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, ए का सी से क्या संबंध है,
तो जाहिर सी बात है, देखिए सी के पिताजी हो जाएंगे डी, और पिताजी का भाई को क्या कहा जाता है भाई, चाचा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा गया, देखिए 1 का 2 गुना 2, 2 को 2 गुना अगर हम करें तो 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का यहाँ पे 32, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी रहता है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वक्तव्य है और निष्कर्ष है। वक्तव्य के आधारित पे निष्कर्ष है, ये आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं कि शिशुपालन जो है एक कला है। युवा माता पिता को शिशुपालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत है। निष्कर्ष निकाला गया है कि आजकल युवा माता पिता को शिशुपालन का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है। प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे, ये सही है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन नंबर केवल 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 से 96 को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन ना ही कभी पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल का है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो है थोड़ा मॉडल प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, इसमें दे दिया गया है ताकि आप अगर इतना हाई लेवल का सोच सकते हो तो छोटा मोटा क्वेश्चन तो यू सॉल्व कर लोगे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बता दें कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पे 7 विद्यार्थी हैं जो कि 3 विभिन्न कॉलेजों में पढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं कि कम से कम 2 स्टूडेंट जो है वो एक कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है कि सभी का अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन इसके आधारित पे यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर आपको देना है। तो देखिए क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है और वह कॉलेज 2 में केवल एम के साथ अध्ययनरत है। ठीक है, केवल एम के साथ अध्ययनरत है। तो देखिए एक चीज़ तो यहीं पे क्लियर हो गया कि कॉलेज 2 में जो है वो 2 लोग हैं, डी है और एम है। डी का पसंदीदा विषय फिजिक्स है। कॉलेज 2 में और कोई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे केवल का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, केवल डी और एम है। कॉलेज 2 का सीट जो है वो फुल हो चुका है। अब या तो जितने भी बचे हुए 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 7 में से 2 तो आ गए डी एम इसमें। अब जिनमें बचे हुए जो 5 स्टूडेंट हैं उनमें से 3 एक कॉलेज में आएंगे और 2 जो है वो एक कॉलेज में आएंगे। तो कौन किस में आएगा ये आपको बताते हैं। आगे देखिए, एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती। तो देखिए एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती, इसका मतलब हुआ कि कॉलेज 1 में होगी, क्योंकि 2 का सीट तो फुल हो गया ना। तो एच की पढ़ाई कॉलेज 1 में होगी। ये चीज़ भी आप पहले सीट का चीज़ क्लियर कर लीजिए। एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती तो 1 में होगी, ये चीज़ आप क्लियर। आगे बोला गया है और उसे इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश पसंद है। 2 सब्जेक्ट भी बट गया आपका, फिजिक्स और इंग्लिश तो बट गया। आगे है कि एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है और उसे गणित पसंद नहीं है। तो देखिए एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है, 3 में भी एक लड़का आ गया एफ, 3 में एक लड़का आ गया एफ। ओके, 1 में एक लड़का आ गया एच, ये चीज़ क्लियर। 3 में एक लड़का एफ, 1 में एक लड़का एच, 2 का सेट तो फुल है। आगे बोला गया है कि एफ को जो है वो मैथ पसंद नहीं है और एच को क्या पसंद था, एच को जो है वो इंग्लिश पसंद था। अब जिन्हें भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। तो देखिए या तो कॉलेज एच 1 जो है 1 में भी आपका 2 स्टूडेंट आ सकता है, शायद ये स्टूडेंट उसमें आ जाए या फिर शायद ये स्टूडेंट 3 में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एफ की जिन्हें भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है उनकी पढ़ाई एक कॉलेज में होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कॉलेज 3 में जो अगर हम देखें तो कॉलेज 3 में जो है वो एफ आ जाता है और मैथ पसंद है, जिनको मैथ पसंद नहीं है। आगे बोला है कि डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है और कॉलेज 1 में अध्ययनरत नहीं है। तो देखिए डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है और वो कॉलेज 1 में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि डब्लू भी कॉलेज 2 में आ गया, यानी कि एफ डब्लू कॉलेज 3 में आ गया। हो सकता है तो और एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज 3 में आएगा। अब देखिए और कॉलेज 1 में अध्ययनरत नहीं है। आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है। देखिए आर की पढ़ाई जो है वो यहाँ पे एच के साथ नहीं होती, एच तो था कॉलेज 1 में भाई,
अब आर की पढ़ाई कॉलेज 1 में नहीं होती, इसका मतलब है आर की पढ़ाई भी कॉलेज 3 में होती है। देखिए सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। कॉलेज 3 में 3 स्टूडेंट हैं, FWR। कॉलेज 1 में जो एच था और जो बच गया 7 में से 2 तो आपका कॉलेज 2 में आ गया था, 3 आ गया FWR कॉलेज 3 में। जो बच गया, कौन बच गया? टी। तो टी जो हो गया कॉलेज 1 में आ गया। सब चीज़ क्लियर कॉलेज के बारे, तो यहाँ पे सब चीज़ क्लियर हो गया कि कॉलेज 1 में जो है वो HT आ गया, 2 में DM आ गया, 3 में FWR आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में से कौन सा समूह कॉलेज 3 में पढ़ता है? तो FWR यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टी का पसंदीदा विषय कौन सा है? टी का पसंदीदा विषय कौन सा है? तो देखिए टी का पसंदीदा विषय यहाँ पे कौन सा है वो हमको बताते हैं। देखिए एम का सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। एम को इतिहास पसंद नहीं है, तो यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट बढ़ चुका था, ठीक है, 2 सब्जेक्ट बचा था, इतिहास और मैथ। तो इतिहास पसंद नहीं, तो एम को तो यहाँ पे मैथ हो जाएगा। ओके। डी का यहाँ पे दे रखा था फिजिक्स, एफ का यहाँ पे बोल रखा था। ये चीज़ आपको क्लियर है ना कि जिन्हें भूगोल और साइंस पसंद है उनकी पढ़ाई एक कॉलेज में होती है। तो ये कौन थे लोग थे? ये थे एफ और डब्लू। एफ को जो है यहाँ पे भूगोल पसंद था, और यहाँ पे रसायन शास्त्र जो है वो, सॉरी, आर को यहाँ पे भूगोल पसंद था, और एफ जो है, एफ को यहाँ पे रसायन शास्त्र पसंद था, और जबकि डब्लू का जीव विज्ञान पसंद था, ये बताया गया है। तो 3 लोग तो यहाँ हो गए थे भाई, 2 लोग आपका एक डी वाला हो गया था और एच एक इंग्लिश वाला हो गया था। तो 5 लोगों का तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया था। अब एम की बात यहाँ पे कर ले, तो एम को देखिए, यहाँ पे एम को जो है वो इतिहास पसंद नहीं है। 2 सब्जेक्ट बचा था आपका मैथ और इतिहास, तो एम को इतिहास पसंद नहीं है, तो पसंद है एम को क्या? मैथ। अब बच गया हिस्ट्री बच गया, और एक अकेला स्टूडेंट बच गया आपका टी। तो टी को यहाँ पे क्या पसंद है? हिस्ट्री, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टी का पसंदीदा विषय जो है वो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है? तो देखिए 1 में एम 1 में था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एम तो 1 में नहीं था। दूसरा देख लेते हैं, 3F कौन सा संयोजन सही है? तो 3F, तो 3 में FWR था, बिल्कुल ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 में जो था वो कौन था? FWR। एफ का फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? केमिस्ट्री। डब्लू का बायोलॉजी, और आर का जो भूगोल, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। एम का पसंदीदा विषय बताएं, कि एम का मैथ हो गया था। इनमें से 30 कॉलेज किस में पढ़ते हैं? तो 3 किस कॉलेज में पढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सी, यानी कि कॉलेज नंबर 3 में 3 लोग पढ़ते थे, FWR। आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में से कौन सा समूह कॉलेज 1 में पढ़ता है? तो कॉलेज 1 में कौन था भाई? एच और टी। तो यहाँ पे जो है वो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नंबर 97 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। यद्यपि समय की बर्बादी अथवा फैशन में व्यय बहुत बढ़ा है, आप लाइन को ध्यान से समझते चलिएगा। यदि समय की बर्बादी अथवा फैशन में व्यय बहुत बढ़ा है, यानी कि खर्चा बहुत बढ़ा है, तथापि फैशन अभी भी बना हुआ है, यह जाएगा भी नहीं, बल्कि हो सकता है और आए। युवाओं के दिमाग से फैशन के प्रति अत्यधिक लगाव को हटाने के लिए क्या क्या मजबूत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? 4 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दे रखा है, इनमें से कौन सा जो है वो महत्वपूर्ण कदम है, ये आपको बताना है। फैशन आज की ज़रूरत है। फैशन के प्रति अत्यधिक लगाव किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक है। फैशन के खर्च को इस प्रकार कम जाना चाहिए ताकि संरचनात्मक विकास को बाधा ना पहुँचे। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बाहरी दिखावा की तुलना में काम तथा अन्य गतिविधियों को ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये एक उचित विचार कहा जा सकता है। उचित कदम जो है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 समस्या आकृतियाँ दी हुई है और चौथी आकृति के लिए स्थान लिखते हैं। ओके, चलिए इसे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो है वो 3 शेप दे रखा है। अगला शेप यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें चारों में से क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले एरो जो है वो सीधा आपका दे रखा है, स्ट्रेट है। दूसरा में एरो का जो साइन है
एक स्ट्रिप आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। ओके, एक स्टेप आगे किया। तीसरा वाला में भी आपका एक स्टेप आगे किया। चौथा वाला में भी आपका एक स्टेप आगे जाना चाहिए, मतलब कि इस पोजीशन पे आपका एरो आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं दे रखा है, सारा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आपका आंसर कैसा आएगा? ऐसा शेप है कुछ, तो यहाँ पे आपका एरो जो है वो आना चाहिए था। एंड ये जो डॉट है, ऊपर वाला जो डॉट है, ओके, तो वो एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एक नहीं 2 स्टेप आगे जा रहा है। तो 2 स्टेप आगे जा रहा है। देखिए, तीसरा फिगर में 2 स्टेप आगे किया, तो चौथा फिगर में यहाँ पे आपका एरो, ये डॉट जो है वो आना चाहिए। तो कुछ ऐसा फिगर आपका बनता, ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा सारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है, तो कौन सा जो है वो यहाँ पे फिल होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, इस फिगर से ये लिखा गया, तो इस फिगर से क्या लिखा जाएगा, यहाँ जाहिर सी बात है ये आ जाएगा। क्योंकि देखिए, सर्कल के पहला फिगर में सर्कल के जो है, ये सर्कल के बाहर में आपका एक लाइन था, बहुत सारा लाइन था। दूसरे फिगर में सर्कल के इनसाइड कर दिया गया, तो इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर के बाहर था, तो यहाँ पे स्क्वायर के इनसाइड कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूक्लियस मोल में गैलेक्सिया की तुलना में अधिक स्टोर है। न्यूक्लियस मोल में गैलेक्सिया की तुलना में अधिक मोल स्टोर है। न्यूक्लियस ऊपर हो गया, गैलेक्सिया नीचे हो गया। दूसरा में है कि ग्लिच द ईस्टर्न मोल में गैलेक्सिया की तुलना में कम स्टोर है। तो यहाँ पे ग्लिच जो है और नीचे हो जाएगा, ग्लिच। अब न्यूक्लियस मोल में, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया, पहले 2 कथन सत्य है, तो तीसरा कथन, आप इसके क्रम को देख लीजिए, सबसे ऊपर आ गया न्यूक्लियस मोल, उसके बाद गैलेक्सिया, उसके बाद ग्लिच। तीसरा में कहा गया न्यूक्लियस मोल में ग्लिच द ईस्टर्न मोल की तुलना में अधिक स्टोर है। तो बिल्कुल राइट, न्यूक्लियस तो सबसे ऊपर था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो है हम रीजनिंग के सेट 4 को डिस्कस करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास में जितने भी यहाँ पे बताए जाते हैं सबका PDF साथ में नोट्स आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।